जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान का ये 12वां वीडियो होगा। इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री परिषद से जितने भी प्रश्न अन्य पीसीएस एग्जामों में, बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जामों में भी पूछे गए प्रश्न हो, सभी का इसमें संग्रह है। और इससे पहले मैं भारतीय संविधान से संबंधित 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें 11 वीडियो में तकरीबन 18-19 चैप्टर समाहित किया है। किसी वीडियो में एक चैप्टर, किसी वीडियो में 2 चैप्टर मिला करके मैं प्रश्न लाया हूँ। यदि नहीं देखे होंगे जाकर देख लें। शुरू से लेकर स्टार्टिंग से देख लें, उसके बाद फिर इसे देखें। और यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद से जो क्वेश्चन बने हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में कह रहा है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता है। बी में वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी में वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। डी में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही मेरा होगा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में कहा है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता है, नहीं, वास्तविक नेता है। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बस सही होगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का बहुमत दल का नेता होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 5, आप लोग भी आंसर देखते चलिए। एक में है, ए में निर्वाचित होते हैं, बी में चयनित होते हैं, सी में मनोनीत होते हैं, डी में नियुक्ति होते हैं, या ई में इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, इसमें से मेरा आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी। डी में मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही नहीं है? तो कह रहा है राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, गलत है। शासकीय कार्यों की विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति नहीं है, ये सही है, उन्मुक्ति है, सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, सही बात है। कोई न्यायालय ये नहीं कह सकता राज्यपाल को कि आप ये करना ही होगा आपको। सी में एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होती है, ये भी सही है। डी में मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गलत खोजने का रहा था, तो नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। राज्य सरकार है, केंद्रीय सरकार का, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री है केंद्र सरकार का मुख्य है या प्रमुख है।
भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। इसके दायित्वों का लोकसभा के अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के या प्रधानमंत्री के। तो अनुच्छेद 78 में 4 ऑप्शन बता दिए, इसमें से आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी और मेरा आंसर होगा। प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? तो कैबिनेट का तात्पर्य होता है, ए में है शासन के सभी मंत्रीगण कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी में अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, और डी में राज्य मंत्रीगण। तो कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कैबिनेट या मंत्रिमंडल एक ही चीज हुआ, तो या और मंत्रिपरिषद एक अलग चीज होगा। देखिए, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। कैबिनेट मतलब हो गया, या कैबिनेट बोले या मंत्रिमंडल बोले, दोनों एक ही बात है। तो मंत्रिमंडल कहते किसे हैं या कैबिनेट कहते किसे हैं? जो केंद्रीय मंत्री द्वारा, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हो, जैसे कोई प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई ये गृह मंत्री बने हुए हैं, जितने भी मंत्री, जो 15% मंत्री बनते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वही कैबिनेट में शामिल होते हैं या मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री प्लस एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित राज्य मंत्री एवं उप राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। तो मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा है और मंत्रिमंडल का आकार छोटा है। ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट का मतलब समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, अभी हमने बता दिया कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से बताइए। तो कैबिनेट में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 7 का। केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन 8 में, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति ए में संसद के पास, बी में प्रधानमंत्री के पास, सी में राष्ट्रपति के पास, डी में नौकरशाहों के पास। संसदीय शासन की वास्तविक प्रधान या वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी सही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री के पास होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या है? कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है। कथन है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। कह रहा है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक बनाने के लिए, सही बात है, किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सही बात है, राष्ट्रपति के काम हैं, वो अपने अधीनस्थ अपने काम को कराने के लिए एक मंत्री का गठन करेंगे, मंत्री का चयन करेंगे और उनके थ्रू ही काम वो अपना करवाएंगे। लेकिन भारत सरकार का जो समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां हैं, जो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होती है, वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक कथन सही है, 2 गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भारत के प्रधानमंत्री सदन के सदस्य हो, संसद के उच्च सदन का सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी में वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी में उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। तो कौन सा सदन में है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। वे
अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी सब गलत आंसर है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य हो, वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है, परंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। उस सदन अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? कौन सा संविधान विवेचित करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो ये है सबसे पहला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 75 ये करता है और अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य और दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। ऐसे आमतौर पर बोल रहा है, तो आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 नंबर में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से बताइए आंसर क्या होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च का इसका मतलब हुआ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताइए आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अब बड़ा है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ए में क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि वह सदन के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बी में जरूरी नहीं है कि वह सदन के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ये तो गलत है। ऐसा नहीं है कि 6 माह के अंदर में लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य होना चाहिए, ये भी गलत है। नहीं भी रहेगा तो भी बन सकता है। और डी में अवश्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी गलत है। अवश्य रूप से लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के सदस्य हो सकता है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। जरूरी नहीं है कि वह सदन के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा 15 का। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं बता देता हूं, यदि आप लोकसभा में हैं, यदि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा से है तो 25 वर्ष होने चाहिए। यदि भारत के ऐसे आमतौर पर तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होते हैं, तो उन्हें 25 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा से बने हुए हैं तो उन्हें 30 वर्ष होने चाहिए। लोकसभा में यदि आप से बने हुए 25 वर्ष और राज्यसभा से बने हुए तो 30 वर्ष। यहाँ पर ये कंडीशन होता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री जो है किससे बने हुए हैं,
यदि आप लोकसभा के सदस्य चुने हुए हैं तो आप 30 वर्ष के होंगे ही, तभी तो लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, सॉरी 30 वर्ष के होंगे। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, और राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष, उपराज्यपाल बनना है 35 वर्ष न्यूनतम आयु, और मुख्य न्यायाधीश की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अधिकतम आयु की चर्चा नहीं है। लेकिन पंचायती चुनाव में यदि बनना है, विधान परिषद के भी, विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, लेकिन पंचायत में मुखिया बनना है तो आपको 21 वर्ष का उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, 25 वर्ष। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में है कि उप प्रधानमंत्री का पद सृजित है, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था। बी में संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, 50वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। फिर उप प्रधानमंत्री का पद है जो सृजन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का, उप प्रधानमंत्री का पद गैर संवैधानिक कह सकते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कहने का मतलब है कहाँ के राज्यसभा से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से के लोकसभा के सदस्य थे, या पंजाब के राज्यसभा के सदस्य थे, राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य थे, या असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब भी बने हैं तो राज्यसभा के सदस्य ही रहे हैं, तो वो असम के राज्यसभा के सदस्य थे, और वो 3 बार ही असम से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य सर्वप्रथम 1991 में रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले ही हम क्या बताएं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में अगर लिखित में से कौन सा कथन वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, 5 को वक्तव्य दिए हुए देख लीजिए। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। क्या यह कथन सही है? ठीक है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी में अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। और डी में अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सी सही आंसर होगा। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। स्वविवेक का प्रधानमंत्री का एक कार्य है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? जो व्यक्ति 21 में क्या है? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, ना ही तो राज्यसभा का ना ही लोकसभा का सदस्य है, तो केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकता है बेगर किसी संसद का सदस्य बने हुए? 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक, 1 माह तक। तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 6 माह तक रह सकता है कोई भी व्यक्ति। संसद का सदस्य बनने के लिए कम से कम उसे 6 माह का सदस्य बनना होगा। तो 6 माह तक बना रहेगा केंद्रीय मंत्री, लेकिन 6 माह के बाद जैसे ही होगा उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो वो केंद्रीय मंत्री से हटा दिए जाएंगे खुद ब खुद स्वतः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में
22 में है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अभी हमने बताया उसे 6 माह के बाद मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन में चले, 23 में है, 23 में क्या कहता है, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जो कथन सही नहीं है, क्या नहीं है, सही नहीं है, कथन सही नहीं है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, पूरा पूरा देख लो तो अब सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये सही है, तो ये तो सही सही है, संसदीय प्रणाली का सरकार है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है, सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी में मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, डी भी सही है, तभी तो वो लोकसभा का में प्रधानमंत्री का बन सकता है, जब बहुमत नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। निम्न सदन तक ही सीमित नहीं है, मंत्री कहीं से भी बन सकते हैं, लोग राज्यसभा से भी बन सकते हैं, और सदस्य ना भी हैं तो 6 महीना तक बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए चले, क्वेश्चन नंबर 24 में, 24 में है, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, और 4 में है अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सही है मंत्रिपरिषद। और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार सामूहिक बाध्यता प्राप्त होती है, ये भी सही है। ऑप्शन ए बी, ए 1 2 3 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है कह रहा है 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा नहीं है तो ऑप्शन यहाँ डी होगा, संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा यदि नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा 75 के 3 के तहत। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ भी लोकसभा नहीं है, क्या लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में फिर से वही क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर है, थोड़ा छोटा कर दो। 28 में है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो कौन सही स्थिति नहीं पूछ रहा है, इसको घेर लीजिए। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना यदि त्यागपत्र देने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत, क्या यह सही है? तो सही नहीं है, हमसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, गलत बात है। और राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये सही है, ये सही है। वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं हो तब तक आप बने रहें। और वैकल्पिक व्यवस्था से अब अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार निर्वहन करेगी, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही नहीं है। तो इस प्रकार मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा यदि त्यागपत्र देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में। और राष्ट्रपति शासन के बारे में यदि पढ़ ले तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
29 में क्या है, कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अभी हमने बताया संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि संसद है तो संसद है, ऑप्शन में लोकसभा भी है, तो ऑप्शन मेरा लोकसभा होगा। लेकिन संसद रहे और लोकसभा नहीं रहे तो मेरा आंसर संसद होगा। तो इस प्रकार आंसर मेरा डी सही होगा। केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 75 के 2 के तहत होता है और 30 की ओर क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन एक में है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 2 में, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत, ये गलत है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। एक कथन एक में है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये तो सही बात है। 30 का केवल एक सही आंसर है जबकि 2 गलत है। तो सही पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में क्या है, 31 में है कि 31 में है 72 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो संसद के प्रति, यहाँ पर लोकसभा के प्रति होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये गलत है, संसद नहीं लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत धारण करेंगे, ये सही है, सही बात है। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी सही है। तो कथन 1, 2 और 3 सही है। सही हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन कथन 2 और 3 सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है। क्वेश्चन 32 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परमिटी के रूप में पालन किया जाता है। तो वित्त मंत्री सदन का सदस्य होना चाहिए, ये तो गलत बात है, कोई जरूरी नहीं वित्त मंत्री कोई भी सदन का सदस्य हो। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत का सभी भागों का प्रतिनिधित्व होता हो। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए एक साथ त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का प्रमाण करेगा, तो ये गलत है, ये सब गलत है। आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 32 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। मंत्रिपरिषद रख सकती है, कौन सा प्रस्ताव, ए में अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, सी में स्थगन प्रस्ताव और डी में विश्वास प्रस्ताव। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मंत्रिपरिषद कोई भी मंत्री होंगे जो अपने प्रति क्या रखेंगे, क्या अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे, कभी नहीं, अपने प्रति विश्वास प्रस्ताव ही रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, विश्वास प्रस्ताव। कोई भी मंत्री अपने मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएंगे, तो विपक्षी दल के नेता ला सकते हैं, भर्त्सना प्रस्ताव भी विपक्षी दल के नेता लाते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया तो किस सदन के मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि किस सदन के लिए, तो अधिकतर किस मंत्रिपरिषद किस सदन के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, लोकसभा के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में क्या है, अपने त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के दायित्व में लोकसभा में
व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? कौन अनुमति करेगा यदि वो कोई त्याग पत्र देता है? तो ऑप्शन के 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक में प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी अनुमति होगी? तो स्पीकर की अनुमति होगी। लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए लोकसभा स्पीकर के अनुमति की आवश्यकता होती है। तो 35 का ऑप्शन पर बी मेरा सही आंसर होगा, स्पीकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव लानी है आपको, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 50 होना चाहिए। कितना? 50। लोकसभा में प्रक्रिया एवं संचालन संबंधित नियमों से तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कौन लाता है अविश्वास प्रस्ताव? तो विपक्षी दल का नेता लाते हैं। कितना होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? तो 50 होना चाहिए, सदस्यों की संख्या 50 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 4 ऑप्शन है, बताइए, अभी हमने बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 50 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 में है। 38 क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है 38 में, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है 38 नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट कथन है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। 2 में, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से 1 और 2 ऑप्शन उपयुक्त में से क्या कह रहा है, कौन सही है? तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के 1 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियम के लिए नियम बना सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? 39 क्वेश्चन नंबर में बता रहा है कि लाभ के पद का नियम कौन करेगा? तो लाभ के पद का नियम कौन करेगा? कौन बताया कि लाभ का पद है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग। तो लाभ के पद पर कौन करेगा? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो ए और बी दोनों होगा लाभ के पद के बारे में। राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद, लाभ का पद है कि नहीं? कोई पद संसद अथवा विधानमंडल में सदस्यों को निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद आर्टिकल 102 के 1 के तहत किया जाता है। 102 के 1 के तहत किया जाता है। कोई पद लाभ का पद है या नहीं है, ठीक है, विधानसभा एवं संसद में अंतर्गत 102 के अंतर्गत केंद्र में किया जाता है, केंद्र में 102 के अंतर्गत, तथा अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राज्यों में किया जाता है। राज्यों में 191 के तहत किया जाता है, जबकि केंद्र में 102 के अंतर्गत किया जाता है। राज्य विधानमंडल में करेगा। और कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य से लाभ के पद के आधार पर निर्भरता घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भरता अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 के 1 एवं 2 के अनुसार होगा और राज्यों में अनुच्छेद 192 के अनुसार होगा। तो कौन करेगा? तो इसका विश्लेषण राष्ट्रपति एवं राज्यपाल या संघीय संसद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसमें मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है। 40 में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है भारतीय संसद में? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन
रहकर काम करती है, विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है। क्वेश्चन नंबर 41 में प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे? तो ये एमपी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एमपी में कौन से ऐसे नेता थे? एमपी के में ये प्रश्न पूछा गया, इस कारण से वो पूछा है प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ला, कैलाश नाथ काटजू, द्वारकानाथ मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? तो कैलाश नाथ काटजू, ये मेरा सही आंसर। कैलाश नाथ काटजू थे जो ये बने थे, कैलाश नाथ काटजू। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर कैलाश नाथ यदि और देख लें इनके बारे में, तो 1951 में विधि मंत्री बने थे, यानी कानून मंत्री, और 55 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें भी स्वतंत्र भारत के बारे में कह रहा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी थे। आर के षणमुखम सेठी थे। जबकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी थे। गणतंत्र भारत का प्रथम बोलेगा तो आर के षणमुखम सेठी होगा, लेकिन यहाँ स्वतंत्र बोल रहा है तो जॉन मथाई आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1949 में जॉन मथाई बने थे भारत के वित्त मंत्री, नियुक्त किए गए थे 1949 में। उस वक्त भारत स्वतंत्र हो चुका था। गणतंत्र भारत का यदि पूछे, स्वतंत्र भारत का सही क्वेश्चन पूछा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्यमंत्री वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। लेकिन गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री पूछे तो वो षणमुखम सेठी थे। तो ऑप्शन नंबर सॉरी, इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से देखा जाए। सही बात है, इस 42 नंबर क्वेश्चन में है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री थे। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी थे, जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम सेठी। वो पहली बार 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था बजट। तो वो स्वतंत्र जब भारत हुई थी 47 में, तो उस समय वित्त मंत्री बने थे। जबकि जॉन मथाई गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन इसमें कोई सही नहीं है। तो इसलिए ई ऑप्शन में रहना चाहिए था एक, षणमुखम सेठी, आर के षणमुखम सेठी। तो अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 43 में है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रथम कानून मंत्री। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंतरिम सरकार में बने थे कानून मंत्री के रूप में। क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतरिम सरकार में यदि हम आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें कानून मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल थे कानून मंत्री के रूप में। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में नहीं, स्वतंत्र भारत के पश्चात कह रहा है, तो मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? तब तो भीमराव अम्बेडकर सही ही है, लेकिन अंतरिम सरकार में जोनाथन मंडल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोगेंद्र मंडल थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 44 में शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण एकदम है भारत के संविधान में, सही है। और बी में विनियोग विधेयक, ये भी भारत के संविधान में उल्लेखित है। भारत की संचित निधि, ये भी सही है भारत के संविधान में। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बजट शब्द है जो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और बजट जो है 44 में ही बजट
नहीं है। और बजट के स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे भारत के 12वें प्रधानमंत्री? क्रम के रूप अनुसार हमसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी मेरा सही आंसर होगा। देवगौड़ा थे जो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक यदि शामिल कर ले तो गुलजारी लाल नंदा होंगे, लेकिन ऐसे एच.डी. देवगौड़ा को भारत का 12वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की चले। क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं प्रधान हैं। 46 में है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ आंसर पहले मिला लीजिए कार्यकाल, तब ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऐसे ऑप्शन के साथ सजाइएगा तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। यदि हमें जानकारी नहीं है तो ऑप्शन के साथ ही होगा। 1-2 ऑप्शन मिलाइएगा सही। कौन सुमिलित, साथ सुमिलित कीजिए। हम ऑप्शन के साथ ही सजाएंगे। छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे जानकारी भी नहीं हो पूरा, तो मैं सजा सकूँ। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए, हमें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानकारी है कि वो कब प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, तो उनका उनसे मिला करके पूरे आंसर को हम डील कर सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे सबसे पहली बार 98 से, पहली बार नहीं, 98 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 98 से 4 तक, इसमें 98 से 4 तक नहीं दिया हुआ है, तो 99 से 4 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 3 का ऑप्शन नंबर ए किस में है? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए, माने 3 का ए, 3 में सी का आंसर 3 होगा, तो 3 गो में है। सी में 3 गो है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया गया है। 3 का आंसर क्या होगा? सी नहीं होगा, 3 में आंसर ए होगा। देखिए, ए में 2 गो में 3 है, ऑप्शन ए में 2 गो में 3 है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में 2 गो में 3 है। फिर किसी और एक का हम देख लेते हैं इसमें से। हम अब तो पकड़ पाना मुश्किल हो गया कौन सा होगा। अब देख लो, इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो सेम होगा दोनों में। एक और कौन सेम है? 4 नंबर में है, यानी ई में जो है 97 से 98 तक इंद्र कुमार गुजराल थे। तो ये हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। 97 से 98 तक ये फिक्स हो गया। अब हमको क्या क्या बचा है? विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर और देवगौड़ा। तो अभी हमने पढ़ा था देवगौड़ा के बारे में। वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 96-97 के। एच.डी. देवगौड़ा थे भारत के प्रधानमंत्री 96-97 के बीच में बने थे। तो डी का ऑप्शन फर्स्ट होगा। डी का देख लीजिए फर्स्ट होगा, तो डी का फर्स्ट मिल गया। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम फिर से मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, एच.डी. देवगौड़ा थे जो 96 से 97 तक, एच.डी. देवगौड़ा 96 से 97 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर चंद्रशेखर जो बने वे 90 से 91 तक भारत के प्रधानमंत्री बने, 90 से 91 तक। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 2004 तक, जबकि 98 से 2004 होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को। और इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 तक भारत के प्रधानमंत्री बने। और विश्वनाथ प्रताप भारत के प्रधानमंत्री दिसंबर 1989 से 90 तक बने। 89 से 90 तक विश्वनाथ प्रताप। तो इस प्रकार आंसर मेरा डी मेरा सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है, 1 में जवाहरलाल नेहरू, 2 में इंदिरा गांधी, 3 में गुलजारी लाल नंदा, 4 में अटल बिहारी वाजपेयी। अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनमें से कौन है जो अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसमें आप आंसर बता सकते हैं। उपरोक्त में से सभी है जो अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। उपरोक्त में सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 बार गुलजारी लाल नंदा भी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। कार्यवाहक
रूप में ही बने हैं, लेकिन 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं गुलज़ारीलाल नंदा भी। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त में सभी हैं जो अधिक बार, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक दायित्वों के में प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? माने एक बार से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन-कौन ऐसे थे जो एक बार से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं? देख लीजिए। अभी हमने चारों के बारे में जान चुके हैं। ये थे जवाहरलाल नेहरू, एक बार से अधिक बार बने हैं। पहले 4 को देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है अपने राजनीतिक ये गलत होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता दूंगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। 3, 4, 5 यानी राजनीतिक रूप से चुन करके, कहने का मतलब यही होना चाहिए, चुन कर कौन अपने प्रधानमंत्री समयांतर के बाद सुशोभित किए हैं। पद एक वर्ष से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किए हैं, एक वर्ष से अधिक समयांतर के बाद। तो कौन है? एक गुलज़ारीलाल नंदा थे जो 27 मई 64 से 9 जून 64 तक पहली बार, और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से और 1966 तक 24 जनवरी 66 तक 2 बार समयांतर में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलज़ारीलाल नंदा। इंदिरा गांधी 66 से 80 तक और अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 98 में 2 बार समयांतरालों पर भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अतः स्पष्ट है कि ऑप्शन 3, 4, 5 सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? कौन प्रधानमंत्री थे जो देश के बाहर हुई है? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु देश के बाहर हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ? उज्बेकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 जनवरी 1966 में उनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में, और निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? कौन थे जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बने? तो 5 ऑप्शन है। एच डी देवगौड़ा, पी वी नरसिम्हन राव। 4 ऑप्शन है। मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो एच डी देवगौड़ा थे जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं बनने के पूर्व। तो उसके बाद पी.वी. नरसिम्हन राव जो थे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब भारत के प्रधानमंत्री बने। जबकि चंद्रशेखर आजाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। इस 4 ऑप्शन में से और कई प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित में कौन सा पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? फिर वही क्वेश्चन हो गया, तो फिर वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर, भारत में जो चंद्रशेखर थे जो हमारे भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में है कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो देखिए, कौन प्रधानमंत्री तो रहे हैं लेकिन वो लोकसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये 5 ऑप्शन है। देखिए, एच डी देवगौड़ा ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने। आई जी गुजराल ये भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने। लेकिन चंद्रशेखर आजाद हैं, चंद्रशेखर जी हैं जो वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इन 4 ऑप्शन में लोकसभा के सदस्य के रूप में थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, कौन था? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या डी में चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए,
क्योंकि कम समय तक बनी थी 1 साल के लिए, और उनके कार्यकाल में पूर्व द्वारा उन लोकसभा के बैठक हुआ ही नहीं कभी भी, इसलिए वो भाग नहीं ले सके। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में कह रहा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किसमें है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में। कौन सा शब्द, मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 352 में मात्र एक बार उल्लेख किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में कराने में से कौन सा भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्री कौन रहे हैं? वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, IV चौहान या प्रणब मुखर्जी। 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सभी हैं जो भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, IV चौहान और प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, इनमें से सभी हैं जो केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हन राव। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव थे। 91 में, 90 से 91 में ये लाया गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में कह रहा है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो मनमोहन सिंह भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, सही है। प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत है, वो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सही नहीं कह रहा था? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में कह रहा है कथन है 4 कथन में निम्नलिखित वाक्यों में अध्ययन कीजिए। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो ये 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है। प्रधानमंत्री मंत्री हैं, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, सही बात है। और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो संघ में मंत्रिपरिषद, ये गलत ऑप्शन है, नहीं। कथन बी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये सही है। तो कथन गलत है जबकि कारण सही है, तो इस प्रकार आंसर सी में सही आंसर होगा। 59 का आंसर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसलिए कथन गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है कौन? किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही है, केवल राजनीतिक निर्णय है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये भी सही है, कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही मेरा होगा, 1 भी सही है और 2 भी सही है, परंतु स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में फिर कथन दिया हुआ है, कौन सही कथन है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, और दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 1 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है, राष्ट्रपति में निहित होता है भारतीय संघ की प्रधान कार्यपालिका शक्ति। और 2 में कह रहा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत है, नहीं, प्रधानमंत्री पहला भी गलत है, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में कथन पर विचार कीजिए। कहा रहा है 62 में कह रहा है केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से
केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही होंगे। सही है, गलत है, ये ऐसा होगा नहीं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन कथन एक भी गलत है और दो भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 63 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री की सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये चार ऑप्शन है, कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है? 90वां, 91वां, 92वां या 93वां? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के क्रम में मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और 64 की ओर चलते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा बताया हुआ आपको किसी भी काम आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन को। तो कथन पर विचार करना है। ऑप्शन एक में है, कथन एक में 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। सही है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 36 है। गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो कौन सा दस्तावेज भारत से संबंधित है आधिकारिक दस्तावेज 65 में? तो देख लीजिए, चार ऑप्शन है, हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका, नीली पुस्तिका। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र है जो भारत से संबंधित है। ठीक है, व्हाइट पेपर। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 66 में है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल परिणाम ना पड़े? तो कौन सा आंसर होगा इसमें, किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर 257 के तहत यह कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो अनुच्छेद 257 के तहत यह बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 में संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन होगा किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो चार ऑप्शन है, गोपालस्वामी अयंगर, के मुंशी, टी कृष्णाचारी या बीसी रॉय। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, गोपालस्वामी अयंगर के तहत यह कथन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो मंत्रिमंडल का सचिवालय कार्य कौन है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, 2 में मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, 3 में मंत्रालयों की वित्तीय संसाधन का आवंटन। चार ऑप्शन है, तो इसमें से 1 और 2 सही होगा। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, ये सही है। और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता देना, 1 और 2 सही है। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, केवल 1 और 2 सही है। सही उत्तर चुनने के लिए कहा था। 69 में चले। 68 के बाद 69 में क्या है? सुमेलित नहीं है। JL नेहरू शांतिवन, सही है, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू। LV शास्त्री विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी सही है। राजीव गांधी कर्मभूमि, गलत है। राजीव गांधी वीरभूमि, राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ था? वीरभूमि। और कर्मभूमि किसका था? तो शंकर दयाल शर्मा का, जो राष्ट्रपति थे, उनका कर्मभूमि थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। कौन गलत है? तो डी मेरा गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
70 क्वेश्चन में क्या है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिए थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन ये है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किए गए थे? तो स्वतंत्र भारत में जो संसदीय सचिव जो है वो पद कब सृजित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1951 में प्रथम बार संसदीय सचिव के पद सृजित किए गए थे। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। जो सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। तो ये कब हुआ था? 1951 में सृजित किए गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि इस वीडियो में अच्छा लगता हो, आपको कुछ भी सहायता मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।